हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दें ताकि जब भी मैं कोई क्लास अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चाहे आप सीटेट दीजिए, चाहे आप एस्टेट दीजिए, चाहे आपका चंडीगढ़ पीआरटी हो, डी ट्रिपल एस बी हो, रिट हो, यूपीटेट हो, महाटेट हो, आप किसी भी एग्जाम को दीजिए, ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और तैयारी करने का जो सही समय है वो अभी है। उन्होंने हमारी ईवीएस की थ्योरी क्लासेस को देखा था, उनको अच्छे से पता है जो मैंने करवाया था उससे बाहर कुछ भी नहीं आया था। और मेरा जो कराने का तरीका है वो यही है, आपको दोबारा एनसीईआरटी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक सिंगल वर्ड को भी नहीं छोड़ता हूँ, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बार बार इन नोट्स को आप सिर्फ और सिर्फ रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं सम्राट अशोक के बारे में, यानी कि सम्राट अशोक कौन थे, किस वंश से थे वो, उनकी क्या शिक्षाएं थी, कलिंग युद्ध के बारे में। तो हम उन हर चीज़ के बारे में आज देखने वाले हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इस सेशन को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम्राट अशोक, तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस वंश से थे। मौर्य वंश के राजा थे ये। किस वंश के? मौर्य वंश के राजा, ठीक है। अब मौर्य वंश जो है ये स्टार्ट किसने किया था? ये स्टार्ट किया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने। और कब स्टार्ट किया था? लगभग 2300 साल पहले स्टार्ट किया था। और किसकी हेल्प से स्टार्ट किया था? तो चाणक्य, जिसको हम कौटिल्य भी बोलते हैं, जिसको हम विष्णुगुप्त भी कह देते हैं। विष्णुगुप्त आपको पता होगा। और जिसको हम क्या बोलते हैं? इंडियन मैकियावली, ये भी आप याद रखना, ठीक है। इंडियन मैकियावली भी बोलते हैं किसको? कौटिल्य को। और इन्होंने क्या लिखी थी? इन्होंने लिखी थी अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र के अंदर जो एक राज्य होता है, जो एक साम्राज्य होता है, वो राजनीति, यानी कि किस राजनीति के अकॉर्डिंग वो चलता है, तो राजनीति से रिलेटेड जो बुक है वो है आपकी अर्थशास्त्र, ठीक है। किसने लिखी थी? चाणक्य ने लिखी थी। इसके अन्य नाम और क्या है? विष्णुगुप्त भी है, कौटिल्य भी बोलते हैं और इंडियन मैकियावेली भी बोलते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो एक ही वंश का कहा जाता है। यानी कि जब एक ही वंश चलता आता है ना, यानी कि लगातार, पहले फादर था, उसके बाद उसका जो बेटा है वो राजा बन गया, फिर उसका बेटा राजा बन गया, तो इसको बोलते हैं एक तरह से हम वंश, ठीक है। तो जो मौर्य वंश है उनमें 3 प्रमुख राजा हुए हैं। कौन कौन से? आपके चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने स्थापना की थी। उसके बाद आपके बिंदुसार और एक आपके अशोक। तो आपको ये याद रखना है, जो अशोक है, अशोक के फादर कौन है? बिंदुसार। बिंदुसार कौन थे? आपके अशोक के पिताजी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो बिंदुसार है, बिंदुसार को अमित्र घात भी बोला जाता है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अमित्र घात, इनके जो उपाधि है उनको मिली थी, अमित्र घात कहा जाता है इनको, बिंदुसार को याद रखना है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए, अशोक के कुछ नाम बताऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि हमारे चैप्टर के एनसीईआरटी के चैप्टर के अंदर जो अशोक है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका किस अभिलेख के अंदर क्या नाम दिया गया है मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। और ये आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन नहीं है, ये आपके जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनमें ये क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो सीधा और सिंपल सा है, आपका जो टीचिंग एग्जाम है वहां पे भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको बारे में इसको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो देखिए, अशोक, जो अशोक नाम है ये इनका एक मस्की अभिलेख है। अशोक का जो मस्की अभिलेख है उस मस्की अभिलेख में इनका नाम अशोक बताया गया है। और जो गिरनार अभिलेख है कहां पर है? आपका जूनागढ़ के अंदर। तो जो गिरनार अभिलेख है ना उसके अंदर इनको बोला गया है अशोक मौर्य, ठीक है। क्या बोला गया है? अशोक मौर्य। अगर अशोक वर्धन की बात करें तो अशोक वर्धन इनको पुराण के अंदर बोला गया है। कहां पे बोला गया है? पुराण के अंदर, ठीक है। और प्रिय दर्शनी, इनको प्रिय दर्शनी भी कहा जाता है और ये इनको बोला गया है आपके भबरू अभिलेख के अंदर, ठीक है। तो ये सारे आपको याद रखना है। और एक रुम्मनदेही अभिलेख, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट अभिलेख है। और ये कहां पर है? नेपाल के अंदर है, जहां पर महात्मा बुद्ध है ना, यानी कि आप ये याद रखिए महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। रुम्मनदेही अभिलेख किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। और कहां पर बनवाया था? नेपाल के अंदर बनवाया था। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। देखिए, इतना ज्यादा फैक्ट है, मैं आपको पता नहीं कितने ही फैक्ट बता सकता हूं। देखिए, एनसीईआरटी के अलावा जो भी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी ना वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए इन क्लासेस को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं ये, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, इस मानचित्र को देखिए, आप इस मैप को देखिए, यहाँ पर आपको सारे जो राज्य है ना उस समय जो नगर थे उनके बारे में दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये क्या है? पाटलिपुत्र,
जो क्या थी, आपका जो मौर्य वंश है उसकी राजधानी थी, ठीक है। और एक आपका उज्जैन है, ये भी इसी के अंदर आता था। और आपका तक्षशिला, अब तक्षशिला के बारे में आपको याद रखना है, ये आपका विश्वविद्यालय था उस समय में। ये कहाँ पर पड़ता है, आपका सिंधु और झेलम नदी के बीच में। ये काफी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, सिंधु और झेलम जो नदी है उसके बीच में पड़ता है आपका तक्षशिला, ठीक है। और वर्तमान में ये है कहाँ पे, ये आपका जो पंजाब है ना, पाकिस्तान वाला जो पंजाब है, पाकिस्तान वाले पंजाब के अंदर पड़ता है आपका तक्षशिला। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। बाकी ये क्या दिए गए हैं, ये जो लाल कलर में आपको दिखा रखे हैं ना, ये सारे के सारे वो हैं जहां पर आपके अभिलेख मिले हैं। जैसे ये मस्की अभिलेख है, यहाँ पे है। ब्रह्मागिरी हमने कल पढ़ा था, कहाँ पर, कर्नाटक के अंदर। तो ये सारी चीजें, वो ये सांची का स्तूप है, ठीक है। तो ये सारी वो सब चीजें दिखाई गई हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आपको ये सारी की सारी चीजें याद रखनी है। आगे चलिए। अशोक के साम्राज्य में बहुत से नगर आते थे, यानी कि बहुत ही ज्यादा नगर थे। ये राज्य नहीं था, ये साम्राज्य था। तो नॉर्मल सी बात है, जो साम्राज्य है वो राज्य से बड़ा ही होता है। तो अशोक के साम्राज्य में बहुत से नगर थे, जैसे आपकी पाटलिपुत्र, और मैंने आपको बताई ये क्या थी, राजधानी थी। उज्जैन, जो आज कहां पर पड़ता है, आपका मध्य प्रदेश के अंदर। तक्षशिला आदि। अब तक्षशिला के बारे में मैंने आपको बताया, कहां पर है ये, सिंधु और जो झेलम नदी है ना, सिंधु व झेलम नदी के बीच में। ये क्वेश्चन काफी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सिंधु व झेलम नदी के बीच में पड़ता है आपका तक्षशिला। और वर्तमान में कहां पे है, आपका जो पंजाब है, पाकिस्तान वाला जो पंजाब, वहां पे है आपका तक्षशिला, ठीक है। आगे चलिए। अब देखिए तक्षशिला के बारे में, यह उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का एक मार्ग था। अब उत्तर पश्चिम आप समझ गए होंगे, यानी कि कौन सा, आपका उत्तर और पश्चिम हो गया ना कि पाकिस्तान साइड वाला जो एरिया है उसको बोल रहे हैं उत्तर पश्चिम। और मध्य एशिया के लिए आने जाने वाला मार्ग था। उज्जैन के बारे में देखिए। अब आपको इंडिया का अगर मैप याद है तो सीधा और सिंपल सा है, उज्जैन कहां पर है, जो मध्य प्रदेश है, एकदम बीच में पड़ता है इंडिया के। तो ये क्या होगा, आपका उत्तर भारत से दक्षिण भारत आने जाने वाला जो रास्ता है वहां पे पड़ता है आपका उज्जैन। नॉर्मल सी बात, एकदम बीच में है। तो आप यहां से यहां जाएंगे, यानी कि उत्तर से जब आप दक्षिण जाएंगे या दक्षिण से आप उत्तर आ रहे हैं, तो बीच में पड़ेगा ना ये। आपको इंडिया का मैप है इस टाइप से, तो इंडिया का मैप है ना ये, तो बीच में पड़ेगा ये उज्जैन। तो आपको याद रखना है, ठीक है। नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार यहां पर रहते थे, ठीक है। आगे देखिए। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान और पशुपालकों के गांव बसा करते थे। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था, यानी कि जो मध्य भारत है वहां पर क्या थे, मैक्सिमम जंगल थे। तो वहां पर जो लोग रहते थे वो फल फूल का संग्रहण करते थे, यानी कि संग्राहक थे। और जानवरों का शिकार करते थे, यानी कि क्या थे, आखेटक थे। ये सब चीजें करके क्या करते थे, वो अपनी जीविका चलाते थे। आपको याद रखना है, ठीक है। अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे, अलग अलग प्रकार के भोजन करते थे और अलग अलग किस्म की पोशाकें भी पहनते थे। एकदम सीधी और सिंपल सी लैंग्वेज है, पर नॉर्मल सी बात है यार, अलग अलग जगह हैं तो अलग अलग भाषाएं भी मिलेंगी, अलग अलग प्रकार के जो भोजन है वो भी खाए जाएंगे, ठीक है। और जो उनके पहनने, जो कपड़े पहनते हैं वो भी अलग मिलने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं साम्राज्य का जो प्रशासन है, यानी कि जो साम्राज्य का जो प्रशासन है वो किस तरीके से चलता था, कौन कौन से अधिकारी होते थे, वो किन किन चीजों को संभालते थे, उन चीजों के बारे में। तो देखिए, क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, मैंने आपको बताया ना जस्ट अभी, जो साम्राज्य है वो हमेशा राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है। सीधा और सिंपल सा है, अगर राज्य से बड़े हैं यानी कि बड़ा एरिया है तो ज्यादा लोग चाहिए रक्षा के लिए। तो इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती थी। भाई राजा किसके होंगे, राज्य के होंगे। और साम्राज्य का क्या होता है, सम्राट। याद रखना है भाई, साम्राज्य का सम्राट और राजा किसके होते हैं, राज्य के। तो राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है, सीधा और सिंपल सा है। आगे चलते हैं। इन्हीं कारणों से उन्हें बड़ी संख्या में कर, यानी कि टैक्स एकत्र करने वाले अधिकारियों की जरूरत पड़ती थी। जितना बड़ा राज्य है उतना ज्यादा टैक्स, और टैक्स वसूलने के लिए उतने ही ज्यादा अधिकारियों की जरूरत। आप समझ गए होंगे, लिंक कर पा रहे होंगे आप, ठीक है। आगे देखिए। मौर्य साम्राज्य क्या था, एक बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन होता था। अब हम बात कर रहे हैं कितने हिस्से थे, तो यहां पर बताए गए हैं 4 हिस्सों के बारे में। एक तरह से 4 हिस्सों में बटा हुआ था और वहां पे अलग अलग तरीके से शासन होता था, अलग अलग तरीके से जो कर है, जो टैक्स है वो वसूला जाता था। तो देखिए, सबसे पहले है पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र के बारे में आपको पता है, ये जो मेन राज्य है ना उसकी राजधानी थी, यानी कि मौर्य वंश है उसकी जो मेन राजधानी थी वो आपकी पाटलिपुत्र थी। और पाटलिपुत्र के बारे में आप याद रखना, ये किसने बसाई थी, यानी कि इसकी जो स्थापना की थी ना वो उदयन ने की थी। किसने, उदयन। उदयन जो शासक हुए हैं उन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, ये याद रखना आप, ठीक है। तो पाटलिपुत्र व उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था।
आप किस तरीके से याद रखेंगे? भाई नॉर्मल सी बात है, मेन राजधानी है, आपके राज्य की मेन राजधानी है, तो वहां पर जो नियंत्रण होगा वो भी किसका होगा? आपका डायरेक्ट सम्राट का ही होगा। यानी कि इन इलाकों के गांव, शहरों के किसानों, पशुपालकों, व्यापारियों व शिल्पकारों से कर वसूलने के लिए राजा स्वयं अधिकारी नियुक्त करता था। यानी सब कुछ अपने नियंत्रण में रखता था, खुद ही अधिकारी चूज करेगा, खुद ही नियम भी बताएगा। तो डायरेक्ट राजा के या सम्राट के नियंत्रण में होता था आपका पाटलिपुत्र। ठीक है, आगे चलते हैं। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा देते थे। अब नॉर्मल सी बात है, अधिकारी तो हो गई, अब अधिकारी भी तो हो सकते हैं ना बेईमान हो, वो भी तो गड़बड़ कर सकते हैं। तो अधिकारियों के कार्यों पर राजा क्या रखते थे? जासूस नजर रखते थे। राजा के जासूस होते थे और वो इन अधिकारियों के कार्यों पर नजर रखते थे कि कहीं ये कर वसूलने के अंदर गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है भाई ये सारा जो कर है, सारा जो टैक्स है उसको जमा ही ना करवा रहे हो। तो इस तरह की चीजें की जाती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर पर है, मौर्य साम्राज्य के अंदर कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत भी थे। भाई सबसे पहले तो पाटलिपुत्र आ गया, यानी कि मेन राजधानी। उसके बाद मौर्य साम्राज्य के अंदर कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत भी थे, और इन पर तक्षशिला और उज्जैन जैसी जो प्रांतीय राजधानियां थी ना, यहां से शासन किया जाता था। याद रखना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत है ना, उन पर जो शासन किया जाता था, तक्षशिला और उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से किया जाता था। लेकिन आगे बढ़ना, कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। यानी कहीं ना कहीं जो पाटलिपुत्र है ना, उसका भी रोल था, यानी आपकी मेन राजधानी का। और राजकुमारों को वहां का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। यानी जो राजकुमार होते थे ना, ठीक है, यानी कि राजा के जो पुत्र हो गए, उनको राज्यपाल बनाकर यहां पर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पर है आपके प्रादेशिक केंद्रों के बीच का विस्तृत क्षेत्र। अभी हमने प्रांतों की और केंद्र की बात की, और अब इन्होंने बात कर दी है प्रादेशिक जो केंद्र है ना, उनके भी बीच का जो विस्तृत क्षेत्र है ना, वहां पे शासन कैसे होता था। तो देखिए, इन इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ और सिर्फ मार्गों व नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए होते थे मेनली। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए जो प्रादेशिक केंद्र है, वहां पर जो नियंत्रण था वो किन पर किया जाता था, तो मेनली सिर्फ और सिर्फ मार्गों पर और नदियों पर, क्योंकि जो आवाजाही होती थी ना वो यहीं से ही होती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां से उन्हें जो भी संसाधन कर या भेंट के रूप में मिलते थे, उन्हें ये इकट्ठा करते थे। जैसे कि उत्तर पश्चिम से कंबल। आप देखिए, उत्तर पश्चिम, जब हमने वैदिक सभ्यता पढ़ी थी, जब हमने मोहनजोदारो पढ़ा था, हड़प्पा पढ़ी थी, तो वहां पे हमने एक चीज पढ़ी थी। वहां पर हमने क्या पढ़ी थी, जो कपास की खेती है ना, सबसे पहले कहां पर स्टार्ट की गई थी, आपके उत्तर पश्चिम के अंदर। तो देखिए, कंबल किससे बनेगा, सीधा और सिंपल सा है, रुई से बनेगा, है ना। तो कहां पे हुआ, आपका उत्तर पश्चिम में। तो उत्तर पश्चिम से तो कंबल, और दक्षिण भारत से सोना। अब हमने उस समय पढ़ा था, जो सोना कहां से लेते थे वो लोग, जो हड़प्पा कालीन लोग थे, वो सोना कहां से आयात करते थे, कर्नाटक से। मैंने आपको बताया था, अगर आपको पिछली वाली क्लास याद है तो साथ साथ आप जो पिछली क्लास है ना, उनको भी रिवाइज किया कीजिए, क्योंकि चीजें आपस में लिंक है। और जब आप लिंक करके पढ़ेंगे ना, तो आपको रियल में चीजें याद भी रहेंगी। तो आप कर्नाटक को देखिए, कहां पर है, आपका दक्षिण भारत के अंदर है, और वहां पे भी हमने यही चीज पढ़ी थी। अब दक्षिण भारत से क्या लेते थे, सोना लेते थे, और यहीं पर वो बात की गई है। ठीक है, और ये किसके रूप में लेते थे, नजराने के रूप में लेते थे। तो देखिए, कर और जो नजराना होता है ना, उसमें भी डिफरेंस होता है। इस चीज को हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद जो अंत में जो नंबर 4 जो क्षेत्र था, अंत में आते थे जंगल वाले इलाके, और यहां पर नियंत्रण नहीं होता था। यहां पर ये लोग लगभग स्वतंत्र ही रहते थे। उनसे बस ये उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु यानी कि शहद व मोम जैसी चीजें ला कर देंगे। उनसे सिर्फ और सिर्फ ये उम्मीद की जाती थी, ये लोग स्वतंत्र थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, कर व नजराने में आप अंतर समझिए। जो कर होता है ना, यानी जो टैक्स होता है ना, टैक्स, वो नियमित रूप से लिया जाता था, यानी कि रेगुलर लिया जाएगा, हर मंथ, हर ईयर, जो भी तरीका था उस तरीके से नियमित रूप से लिया जाएगा। लेकिन जो नजराना होता है ना, वो होता है आपका अनियमित रूप से। ठीक है, उसका कोई नियमित रूप नहीं है, यानी कि इस समय पर दिया जाएगा ही जाएगा, ये ऐसा कुछ फिक्स नहीं था। और जो कर है वो हर किसी से वसूला जाता था, यानी कि हर व्यक्ति को देना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन जो नजराना है ना, ये जरूरी नहीं है हर व्यक्ति दे, ये डिपेंड करता था स्वेच्छा से। यानी कि स्वेच्छा का मतलब हो गया अपनी इच्छा से। अगर अपनी इच्छा से राजा को कोई कुछ देना चाहे तो वो दे सकता है। तो नजराना स्वेच्छा से दिया जाता था, लेकिन जो कर है वो हर किसी से वसूला जाता था नियमित रूप से। तो आपको ये डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं।
अब बात आती है मेगास्थनीज की। तो हमने पढ़ा है काफ़ी जो आए थे यूनानी राजा थे, उनके जो राजदूत थे वो आए थे इंडिया के अंदर घूमने के लिए, उन्होंने काफ़ी बुक वगैरह भी लिखी थी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेगास्थनीज की। तो ये कहाँ से आए थे? ये थे आपके यूनान से। और जो यूनानी राजा थे ना सेल्यूकस निकेटर जो यूनानी राजा थे उनके राजदूत थे मेगास्थनीज। और अब बात आती है किसके दरबार में आए थे? तो ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। यानी कि जब इन्होंने राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो उस समय जब इनका शासन चल रहा था उस समय आए थे आपके मेगास्थनीज, आपको याद रखना है। और इन्होंने आने के बाद पाटलिपुत्र के बारे में क्या बताया था? और देखिए मैंने पाटलिपुत्र के बारे में अभी एक चीज और बताई थी आपको कि इसकी स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इन्होंने यानी कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में बताया कि क्या बताया? यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। याद रखना भाई, यह एक विशाल प्राचीर से, यानी चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं। प्राचीर का मतलब होता है यानी चारों तरफ से वो घिरा हुआ है, जिसमें 570 तो बुर्ज हैं और 64 है द्वार। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है भाई आपको। जो पाटलिपुत्र है वो विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है, जिसमें 570 आपके बुर्ज हैं और 64 आपके द्वार हैं। और 2-3 मंजिलों वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। कितने मंजिलों वाले? 2 और 3 मंजिलों वाले। और जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना वो आपके स्टेटमेंट के रूप में पूछे जाते हैं। अगर जैसे दे देगा आपको पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी चीज सही है या कौन सी चीज गलत है, और ये आप तब कर पाओगे जब आपने मैक्सिमम टाइम चीजों को रिवाइज किया है। अब की बार जो आपका सीटेट का एग्जाम जो आप हार्ड बता रहे हैं ना सोशल साइंस का या फिर साइंस का, उसका रीजन यही है कि आपका रिवीजन अच्छे से नहीं था। एक एक सिंगल क्वेश्चन आपका बुक से है, लेकिन बस बात यह है आपका अच्छे से रिवीजन नहीं था। तो मेन रीजन आपका रिवीजन में कमी थी, ठीक है। आप इस चीज को समझिए। आगे चलते हैं। राजा का महल वो भी किससे बना होता था? काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। और देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो मैं आपको थ्योरी एग्जाम से पहले कम से कम 5 से 10 बार रिवाइज करवा दूंगा खुद से। आप जो खुद एक्स्ट्रा पढ़ेंगे वो तो अलग है, मैं खुद जब आपको एमसीक्यू करवाऊंगा ना तो इन थ्योरी क्लासेस को इतनी बार रिवाइज करवा दूंगा जैसे हमने सीटेट के समय ईवीएस को रिवाइज किया था। आपकी जो ईवीएस की थ्योरी थी उसको हमने कम से कम 10 से 15 बार रिवाइज कर लिया था। मैंने 28-30 प्लस जो सेट है वो डाले थे आपके एमसीक्यू के, और उनके साथ साथ जैसे एमसीक्यू उसके जस्ट बाद उस एमसीक्यू की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट थ्योरी के साथ। तो इस तरह से थ्योरी माइंड में अपने आप सेट हो गई थी और क्वेश्चन गलत होने का मतलब ही नहीं बनता था, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम करेंगे। आगे आगे चलते हैं। यह चारों तरह से उद्यानों यानी जो आपके पार्क होते हैं पार्क वह चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। याद रखना भाई। और मेगास्थनीज ने राजा की जो शोभा यात्रा है उसके बारे में क्या बताया? शोभा यात्रा का मतलब क्या है भाई? नॉर्मल सी बात है, शोभा यात्रा का यहाँ पर मतलब है जब राजा को सभी लोगों से मिलना होता था ना, यानी कि जो अपनी प्रजा है प्रजा के बीच में जाते थे ना, तो शोभा यात्रा के थ्रू जाते थे, नहीं शोभा यात्रा निकाली जाती थी। तो जो शोभा यात्रा निकाली जाती थी तब किस किस तरह की चीजें की जाती थी उसके बारे में मेगास्थनीज ने अपनी बुक के अंदर बताया है। तो क्या बताया इन्होंने? देखिए, उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था, यानी कि राजा को एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। सोने व चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार होते थे। कौन? उनके अंगरक्षक, यानी कि जो उनकी रक्षा करेंगे वो सोने व चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार होते थे। और कुछ अंगरक्षक पेड़ों को साथ लेकर चलते थे। अब उन पेड़ पर क्या होते थे? उन पेड़ पर होते थे आपके प्रशिक्षित तोते। प्रशिक्षित तोतों का मतलब क्या हो गया? यानी कि जिनको सिखाया गया था, जिनको शिक्षा दी गई थी, उन तोतों का झुंड होता था। और जो क्या करते थे? राजा के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाते थे। आपको याद रखना है भाई। और देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। अगर राजा सामान्यतः हथियार बंद जो महिला है ना उनसे घिरे होते थे। आपके माइंड में आएगा भी नहीं अगर महिलाओं के पास हथियार होते थे, तो राजा जो सामान्यतः हथियार बंद जो महिलाएं होती है ना उनसे घिरे होते थे। और वे हमेशा इस बात से डरे होते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे, इसलिए इतनी ज्यादा सुरक्षा रखी जाती थी, ठीक है। आगे चलते हैं। उनके खाना खाने से पहले जो खास नौकर है उनके खाने को चखते थे। तो नॉर्मल सी बात है, आपने सीरियल में भी देखा होगा, आप वैसे भी आपको पता होगा, वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। यानी कि वो जो अपना कक्ष है सोने का उसको बदलते रहते थे, ठीक है, ताकि कोई भी जो मारने वाला है जो हत्या करने वाला है वो योजना न बना सके, उसको पता ही ना हो कि वो आज कहाँ पर सो रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, तो हम सबको पता है, ठीक है। आगे देखिए। वे पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट। अब वो ऐसे कौन से पहले शासक थे
जिन्होंने अभिलेखों के द्वारा जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। कौन थे? आपके अशोक, अशोक मौर्य, अशोक वर्धन, प्रियदर्शनी, ये इनके नाम थे। ठीक है, आगे देखिए। अशोक के ज्यादातर जो अभिलेख है ना वो आपको प्राकृत भाषा में मिलेंगे, या फिर जो ब्राह्मी लिपि होती है, ब्राह्मी लिपि के अंदर या फिर प्राकृत भाषा के अंदर। ठीक है, तो भाषा अगर पूछी जाती है तो प्राकृत भाषा, और अगर आपसे लिपि पूछी जाती है तो आप बताएंगे ब्राह्मण लिपि के अंदर। ठीक है, ब्राह्मी लिपि के अंदर। आगे चलते हैं। अशोक ने कलिंग, अब कलिंग किसका नाम था आपको ये पता होना चाहिए। जो कलिंग नाम है ना उड़ीसा का प्राचीन नाम है। आज हम कलिंग स्टेडियम है कहां पर पड़ता है? आपका उड़ीसा के अंदर पड़ता है। तो जो नाम है वो कलिंग स्टेडियम इसी के नाम पर है। तो जो कलिंग नाम है वो प्राचीन नाम था किसका? उड़ीसा का प्राचीन नाम था कलिंग। ठीक है, कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध में हुई हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। तृष्णा का मतलब होता है जब कोई आदमी तृप्त हो जाता है ना कोई काम करके, यानी कि उस काम से ऊब जाता है, उसे एक प्रकार से उस चीज से नफरत हो जाती है, तो उसको बोलते हैं वितृष्णा। तो उन्हें एक तरह से वितृष्णा हो गई थी। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध को नहीं लड़ेंगे। याद रखना भी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद भी रखना है। मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा कहां से मिला है जिसे राष्ट्रपति भवन के अंदर रखा गया है? याद रखना भी, मौर्यकालीन स्तंभ का एक हिस्सा है वो कहां से मिला है जिसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है? तो ये मिला है आपका बिहार के रामपुरवा से। कहां से मिला है? बिहार के रामपुरवा से। और आप देख सकते हैं ये है वो हिस्सा स्तंभ का, जो मौर्यकालीन स्तंभ है उसका ये हिस्सा है जो कहां से मिला है? आपको बिहार के रामपुरवा से। आपको याद रखना है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। आधुनिक भारत की ज्यादातर जो लिपियां है ना पिछले सैकड़ों वर्षों से किसमें लिखी है? ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। याद रखनी भी आपको ये बात। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये मैंने आपको बता दिया, ये मौर्यकालीन स्तंभ है उसका एक हिस्सा है। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। देखिए अब बात करते हैं जो कलिंग का युद्ध लड़ा गया था ना, तो कलिंग युद्ध को लेकर अशोक ने एक अभिलेख लिखवाया था। जो अशोक ने जो अभिलेख लिखवाया था उस अभिलेख में इन्होंने क्या क्या चीजें लिखवाई थी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए इसमें अशोक ने लिखा कि क्या क्या चीजें। देखिए, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की थी। कितने साल बाद? 8 साल बाद कलिंग विजय की थी। और लगभग 1.5 लाख लोग तो बंदी बनाए गए थे और 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे इस युद्ध के अंदर। ठीक है, जिससे मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ था। अब दुख होने का कारण भी बताया क्यों दुख हुआ था। ये सारी चीजें अभिलेख में लिखी गई है, इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखनी है भाई। ठीक है, तो जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी भी बनाए जाते हैं, और जिसमें ब्राह्मण है और आपके श्रमण भी मारे जाते हैं। ब्राह्मण तो आपको पता होगा। अब ये श्रमण क्या होता है? श्रमण का मतलब, श्रमण में वो लोग आते हैं जो किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए, किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए क्या करते हैं? परिश्रम करते हैं। ठीक है, इसमें जैसे जैन वाले लोग हो गए, बुद्ध धर्म के लोग हो गए, तो उनमें श्रमण आते हैं, यानी कि जो श्रम करते हैं, जो परिश्रम करते हैं किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। तो इसमें ब्राह्मण और जो श्रमण है ना वो भी मारे जाते हैं। आगे देखिए, जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान है, वे युद्ध में या तो मारे जाते हैं या फिर अपने प्रियजनों को खो देते हैं। तो इन सब चीजों की वजह से जो अशोक मौर्य है, जो अशोक है, उनको दुख हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद इन्होंने लिखवाया, इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है, यानी कि मैं दुखी हूं, मुझे पश्चाताप हो रहा है। ठीक है, इसलिए अब मैंने धम्म का पालन करने व दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। अब ये धम्म क्या होता है? धम्म बोला जाता है धर्म को। ठीक है, और देखिए धर्म का मतलब क्या है? संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है, यानी कि जो धम्म है ये प्राकृत रूप है किसका? धर्म का। और धर्म क्या है? आपका एक संस्कृत शब्द है। संस्कृत जो शब्द है आपका धर्म, इसका प्राकृत रूप क्या है? आपका धम्म, यानी कि धम्म का मतलब धर्म ही होता है। ठीक है, याद रखना आप। आगे देखते हैं। मैं मानता हूं कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। याद रखना भाई, मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे व पोते भी युद्ध न करें। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, उन्होंने ये चीज लिखवाई थी। ठीक है, कि जो मेरे बेटे हैं और जो मेरे पोते हैं ना वो भी इस युद्ध को न करें या इस टाइप का किसी भी तरह का युद्ध ना करें। ये संदेश मैं उत्कीर्ण करवा रहा हूं उनके लिए, और इसके बदले उन्हें क्या करना चाहिए? धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस बारे में सोचें। यानी कि अपने आने वाले जो जनरेशन है ना, आगे फ्यूचर में जो आएंगे, उनके बारे में ये बता कर गए हैं। अब उन्हें इन चीजों के बारे में सोचना है कि हम धर्म को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, वो युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए हमने धम्म के बारे में पढ़ा, तो ये तो हो गया उनका कलिंग अभिलेख, जो उन्होंने कलिंग अभिलेख के अंदर लिखवाया था। ठीक है,
अब बात है, अब जो धम्म वर्ड का जो मतलब है ना वो क्या है, यहाँ पर एक धम्म वर्ड आया है तो हम धम्म वर्ड का मतलब समझेंगे। तो देखिए आप, अशोक के धम्म में यानी कि अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। अब कर्म कांड का मतलब क्या होता है, पूजा तो आप समझ गए होंगे, कर्म कांड का मतलब होता है अनुष्ठान। यानी कि जब आप खुश होते हैं, आपके घर में कोई अवसर है, आप कहीं पर जा रहे हैं तो काफी अनुष्ठान करते हैं हम, तो उन अनुष्ठानों को बोला गया है कर्म कांड। तो इसमें किसी कर्म कांड की या देवता की पूजा के बारे में अशोक ने नहीं बताया। उन्हें लगता है कि जिस तरह एक पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देता है ना, उसी तरह मेरा भी कर्तव्य है, यानी कि उनका भी कर्तव्य है कि वे अपनी प्रजा को अच्छी शिक्षा दें। ये इनके धर्म के अंदर शामिल था, यानी कि इनकी धर्म की जो सोच थी वो इस तरह की थी। अशोक बुद्ध के उपदेशों से भी प्रभावित थे। वे कई समस्याओं को दूर करना चाहते थे, जैसे कि कौन कौन सी समस्याएं थी, साम्राज्य में रहने वाले अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच में कभी भी टकराव न हो, यानी कि वो अपने अपने धर्म की इज्जत करें, सम्मान करें, दूसरों के जो धर्म है उनका भी सम्मान करें और उनके बीच में कभी भी इस बात को लेकर टकराव न हो। आगे देखिए, जानवरों की बलि न चढ़ाई जाए, यानी कि दयावान हो सभी जानवरों के प्रति भी और मनुष्य के प्रति भी, तो जानवरों की बलि न चढ़ाई जाए। आगे देखिए, दासों व नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार न किया जाए। क्रूर का मतलब होता है बहुत ही बुरा व्यवहार, ठीक है, उनको मारना पीटना ये सब चीजें ना की जाए, घर से निकालना, तो ये सब चीजें ना हो, यानी कि क्रूर व्यवहार न हो। किसके साथ, दासों व नौकरों के साथ। तो ये बात उनके धर्म के अंदर आती है, यानी कि उनके साथ कोई भी किसी भी तरह का बुरा व्यवहार न हो। आगे देखिए, परिवार व पड़ोसी के बीच में झगड़े न हो, ये भी उनके धर्म के अंदर आती हैं। आगे देखिए, इन सभी समस्याओं के निदान के लिए उन्होंने धम्म महात्म या धम्म महामत भी बोलते हैं, तो उन्होंने इस समस्याओं के समाधान के लिए धम्म महामत नाम से अधिकारियों की नियुक्ति की, यानी कि एक पोस्ट रखी, एक नियुक्ति रखी और उसको क्या नाम दिया गया, धम्म महामात्य नाम दिया गया। जो क्या करेगा, जो जगह जगह पर जाकर धर्म की शिक्षा देंगे, धर्म की शिक्षा देंगे। और इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर भी खुदवा दिए। लेकिन जो लोग नहीं पढ़ सकते थे ना भाई, उस समय क्या थे, लोग अनपढ़ भी थे, वो पढ़ नहीं पाते थे। जो लोग नहीं पढ़ पाते थे ना, उनका क्या करते थे, उन्हें जो अधिकारी है ना जो उन्होंने लगाए थे, वो अधिकारी उनको पढ़कर सुनाएंगे, इन संदेशों के बारे में उनको बताएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। और आपको पता होना चाहिए, इन्होंने जो अपनी पुत्री है संघमित्रा को कहां पर भेजा था, श्रीलंका के अंदर भेजा था। किसके बारे में, जो ये धर्म है इसके विचारों को प्रसारित करने के लिए। ठीक है, इनके पुत्र को भी भेजा था और इनकी पुत्री का नाम था संघमित्रा, उनको भी भेजा था। ठीक है, आगे चलते हैं। अशोक ने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इन्होंने अपनी प्रजा के लिए क्या संदेश दिए थे, क्योंकि इन्होंने कुछ संदेश भी तो दिए थे ना। तो क्या संदेश थे, अशोक ने कहा कि लोगों को विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, मैंने बताया ना, कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है, जो वे लोग विभिन्न अवसरों पर करते हैं, जैसे बीमार होने पर, बच्चों के विवाह पर करेंगे, बच्चों के जन्म पर करेंगे, यात्रा शुरू करने पर, यानी कि ये सब वो अवसर हैं जब वो कर्मकांड करते हैं, इनके अनुष्ठान करते हैं। और अनुष्ठान के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बदले, इनके अनुष्ठान के बदले उन्हें क्या करना चाहिए, दूसरी रीतियों को अपनाना चाहिए। अब ये दूसरी रीतियां कौन सी हैं, वो देखिए आप, दासों व नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, यानी कि ये सीख देना चाहते थे लोगों को, संदेश दे रहे थे कि आप इस तरह के काम कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए, आप सभी जीवों पर दया कीजिए, आप ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। श्रमण मैं आपको बता चुका हूं, यानी कि वे लोग जो किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। जैसे आपके भिक्षु हो गए, वो भिक्षुणी हो गई, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, ये श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, हर किसी के धर्म का आदर करना चाहिए, न अपने धर्म की प्रशंसा करें व न ही दूसरे के धर्म की बुराई करें। अगर कोई ऐसा करता है तो वह अपने धर्म को ही नुकसान पहुंचा रहा है, ये चीज याद रखना भाई। हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, याद रखना ये चीजें आप। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब इनके बारे में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना, इन्होंने कहा है, क्या कहा है, अब उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये बात अशोक के बारे में किसने कही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखनी है,
उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। किसने बोला? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अशोक के बारे में। ठीक है, अब देखिए उस समय जो ए अक्षर था ना, इनको विभिन्न भाषाओं और लिपियों में हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर आप ब्राह्मी लिपि में लिखेंगे तो आप इस तरह से लिखेंगे, अगर आप देवनागरी यानी हिंदी के अंदर लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे जिसमें हम लिखते हैं, अगर आप बांग्ला में लिखेंगे तो एक को आप इस तरह से लिखेंगे, अगर आप मलयालम में यानी कि दक्षिणी भारत की जो लैंग्वेज में है उसमें लिखते हैं तो इस तरह से लिखेंगे, और एक आपका तमिल यानी तमिलनाडु के अंदर किस तरह से, आप इस तरह से लिखेंगे। ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ था? लगभग 2200 वर्ष पहले। कब हुआ था? लगभग 2200 वर्ष पहले पतन हुआ था मौर्य साम्राज्य का। और ये जो मैंने चित्र लगा रखा है, जो इमेज लगाई है, ये है आपकी चीन की दीवार। इसके बारे में है, चीन की दीवार के बारे में। देखिए अब चीन की दीवार के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका निर्माण कब शुरू हुआ था? लगभग 2400 साल पहले। 2400 साल पहले इसका निर्माण शुरू हुआ था और निर्माण कार्य चला था 2000 साल तक। कब तक चला था? 2000 साल तक निर्माण कार्य चला था। और इसको बनाने का उद्देश्य क्या था? उत्तरी सीमा के जो पशुपालक लोग हैं ना, उनसे रक्षा करना। जो पशुपालक हैं उत्तरी सीमा के, उनसे रक्षा करना। किसकी? चीन की। लंबाई कितनी? 6400 किलोमीटर। और किसकी बनी है? ईंट व पत्थर की बनी हुई है आपकी चीन की दीवार। और हर लगभग 100 या 200 मीटर पर निगरानी के लिए क्या बने हैं? बुर्ज बने हैं। जिस तरह से आपके अभी हमने जिक्र किया था ना, किसके अंदर? जो आपके पाटलिपुत्र है वहां पर जो प्राचीर की दीवार थी, जिसमें कितने 560 आपके बुर्ज थे और 64 आपके द्वार थे। तो इसी तरह से यहां पर भी हर 100-200 मीटर पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए थे। ठीक है, तो ये आपका आज का सेशन था। आप टेंशन मत लीजिए, समय पर आपका सिलेबस खत्म होगा। आप बस इन चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।